बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। अब इस बात की बाकायदा तौर पर तस्दीक हो गई है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से इमरान खान साहब पर दबाव डाला गया। जी हाँ, इस बात की तस्दीक हो गई है और ये दबाव बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान साहब के ऊपर डाला गया, बल्कि एक कदम आगे जाकर यह कहा जा सकता है कि बराह रास्त GHQ की जानिब से इमरान खान साहब पर डाला गया, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर यह भी कहा जा सकता है कि बराह रास्त आर्मी चीफ साहब की जानिब से इमरान खान साहब के ऊपर डाला गया। इमरान खान साहब और आर्मी चीफ के दरमियान ये जो मुलाकात थी, इसकी तस्दीक कौन कर रहा है, क्या मौका था, किस तरह से ये दबाव डाला गया, इमरान खान साहब का इस हवाले से रद्द अमल क्या है, इमरान खान साहब ने इसके जवाब में क्या कहा है, ये तमाम तर तफसीलात जनाब रखेंगे आपके सामने इस बड़ी अहम तरीन और एक्सक्लूसिव वीडियो में। और एक बात आपने जहन में ये भी रखनी है कि इस बात की जो तस्दीक है वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के एक तर्जुमान, जी हाँ, आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे, क्यों कर और किस तरह से तर्जुमानी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की करते हैं, क्या उनकी इस वक्त की सूरत हाल है, वो भी जनाब आपको बताएंगे। लेकिन पहले मैं वो सारा जो अमन मंसूबा है डोनाल्ड ट्रंप साहब का, वो सारा खोल कर जनाब आपके सामने रखना जा रहा हूँ, जिसकी बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से और पूरी नून लीग की जानिब से, और नून लीग पूरी कहा जाना चाहिए जब नून लीग की हुकूमत है, उन्होंने जनाब इसकी हमायत कर दी है। पीपल्स पार्टी की जानिब से हैरान कुन तौर पर अभी तक इसके ऊपर किसी किस्म का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। वो शायद इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन मैं ये जो सारा एक मनसूबा है ना, जिसकी शहबाज शरीफ साहब तारीफ़ कर रहे हैं और कुछ ऐसे मखसूस लोग तारीफ़ कर रहे हैं जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं, और फिर आगे से डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ की और शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब का मौक़िफ़ क्या है, उनका रद्द अमल क्या है इस तमाम तर मामले के ऊपर, क्योंकि चंद दिन पहले इस किस्म की इत्तलात भी आई थी कि अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब के पास भिजवाया गया और कहा गया कि सऊदी अरब ने हमें ये कहा है कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा में जंग बंदी के लिए ये जो 20 नुकाती फार्मूला है, इसकी उन्होंने जनाब जो नकाब कुशाई की है, उसे वो कह रहे हैं कि 2 साल से जारी जो जंग है उसके ख़ात्मे के लिए एक तारीख़ी मुआहदे के तौर पर इसे वो बयान कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये एक ऐसी दस्तावेज़ है जो ज़ालिमाना कब्ज़े के सामने फ़लस्तीनी मज़ाहमत की की जानिब से हथियार डालने के बारे में है, और इस मुसवदे ने सेहोनी अफवाज की तरफ से की जाने वाली नस्ल कशी की एक तरह से हमायत की है, जिसमें दसियों हज़ार अफराद, यानी कई हज़ार अफराद इसमें शहीद हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं, जबकि मकबूजा सरज़मीन की पूरी आबादी को अपने घर छोड़ने पर मजबूर किया गया है। और इस मुआहदे की पाकिस्तान के ताकतवर हलकों और शहबाज शरीफ साहब की जानिब से हमायत की जा रही है, और इमरान खान साहब पर इस हवाले से दबाव डालने की तस्दीक हुई है। ये मंसूबा वाकई ये कहने का एक तरीका है कि जंगी जराइम का मुर्तकिब मुल्क जीत गया है। साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर ने इस नाम नहाद अमन मंसूबे की तैयारी में कलीदी किरदार अदा किया है। सदर के तौर पर ट्रंप की पहली मुद्दत के दौरान भी इस मुआहदे के पीछे जैरेड कुशनर ही मुहर्रिक थे। इमरान खान साहब पर उस वक्त भी दबाव डाला गया था, और याद करें उस वक्त इमरान खान साहब ने क्या कहा था, हो ही नहीं सकता। अपनी तरफ से टोनी ब्लेयर ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले जोरी हथियार रखने के झूठे दावों की बुनियाद पर इराक़ पर अमरीकी क़यादत में होने वाले हमले और कब्ज़े की भी हमायत की थी। यह आपने जहन में रखना है। अरब दुनिया और बरतानिया में बहुत से लोग इन्हें जंगी मुजरम समझते हैं। जी हाँ, किनको? टोनी ब्लेयर का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिन्होंने ये मुआहदा तैयार किया है। ये हैरान कुन नहीं था कि इसराइल ने ताज़ा तरीन अमरीकी मंसूबे को फ़ौरन कबूल कर लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप के साथ जो इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म थे बेंजामिन नेतन्याहू, जिन पर बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत की तरफ से इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का इल्ज़ाम भी आयद किया गया है, के पास अमरीकी रहनुमा की तारीफ़ के सिवा कुछ नहीं था, जिन्होंने ये कहा कि हमास को ख़त्म करने के लिए इसराइल को मेरी मुकम्मल हमायत हासिल होगी। यानी डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ जहाँ पर इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म कर रहे हैं,
वहीं पर जनाब शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान के ताकतवर हल्के डेफिनेटली जब शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं तो फिर वो भी कर रहे हैं। अच्छा, अमन मंसूबे को बिल्कुल दुरुस्त तौर पर खित्ते में इसराइल के फौजी तसल्लुत को यकीनी बनाने के लिए ट्रंप नेतन्याहू मंसूबा करार दे रहे हैं लोग। हम और हमास को इस मंसूबे को कबूल करने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, जबकि इस मंसूबे पर काम करते हुए ग्रुप से कोई मुशावरत नहीं की गई। हमास को वक्त दिया गया कि यरमगालियों को रिहा किया जाए और उनकी तहवील में मरने वाले इसराइलियों की लाशें वापस की जाएं, और फ़लस्तीनी जो कि इस तनाज़ा के मजलूम फरीक हैं उनसे भी इस नाम नहाद अमन मंसूबे पर कोई मुशावरत नहीं की गई, जबकि शहबाज शरीफ साहब इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। हालांकि इसका मकसद उनकी किस्मत का फैसला करना है। पाकिस्तान समेत बड़े अरब और मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के रहनुमाओं ने भी इस अमन मंसूबे की मंजूरी दी है, जिसके मुतालिक बहुत सारे तजिया निगार ये बात कह रहे हैं कि गज़ा को नो आबादियाती हुकूमत के तहत रखा जाएगा। इस मुआहदे में मुख्तसर तौर पर मुस्तकबिल में एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के इम्कान का सिर्फ एक मुबहिम जिक्र किया गया है, मुस्तकबिल में किसी वक्त मुबहिम अल्फाज में, और इसराइल पहले ही एक अलहदा फ़लस्तीनी रियासत के तस्वुर को मुस्तरद कर चुका है। आज 24 घंटे से भी पहले नेतन्याहू साहब ने इसके ऊपर जो है वो यू टर्न ले लिया और उन्होंने कहा जनाब इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इसराइल को मगरबी किनारे को अलहाक करने से फ़िलहाल रोक दिया गया है, लेकिन कुछ सख्त गिर इसराइली वज़रा ऐसा करने की अभी भी धमकी दे रहे हैं, और इसके मुताबिक जो है कैदियों के तबादले के बाद जंग फौरी तौर पर ख़त्म कर दी जाएगी। इसराइली फोर्सेस को सिर्फ यरमगालियों की रहाई की तैयारी के लिए तयशुदा हदूद पर वापस जाना है। उस वक्त के दौरान तमाम फौजी कार्रवाइयाँ बशमूल फ़ज़ाई और ज़मीनी बमबारी को मुअत्तल कर दिया जाएगा, और जंग उस वक्त तक मुंजमद रहेगी जब तक मुकम्मल इनखला के लिए शराइत पूरी नहीं हो जाती। तमाम यरमगालियों की वापसी के बाद हमास के वो अरकान जिनसे ये मनवा लिया जाएगा कि वो पुरअमन रहेंगे या हथियार डालेंगे, उन्हें आम माफ़ी दी जाएगी। जो अरकान गज़ा छोड़ने की ख्वाहिश करते हैं उन्हें फ़रार का महफूज रास्ता दिया जाएगा, और ये कमोबेश इस ग्रुप की जानिब से मुकम्मल हथियार डालने का मुतालबा है जो इस यहूदी कब्ज़े के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनी मज़ामत की सरबराही कर रहा है। मकबूजा इलाके में जंग के बाद इंतज़ामी सेटअप में हमास का कोई किरदार नहीं होगा, यहाँ तक कि फ़लस्तीनी अथार्टी जो मकबूजा मगरबी किनारे को कंट्रोल करती है इसे भी जंग के बाद सेटअप में कोई किरदार नहीं सौंपा गया। इससे अमली तौर पर फ़लस्तीनी रियासत का तस्वर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है। फ़लस्तीनी ग्रुपों को जंग के बाद के सेटअप से मुकम्मल तौर पर अलग रखा गया है। ताहम इसराइल की जारियत के पेश नज़र काबिज़ अफवाज के मरलावार इनखला के ऊपर भी मुकम्मल अमल दरामद इस वक्त गैर यकीनी करार दिया जा रहा है। इस मंसूबे ने इसराइल को मज़ीद हौसला दे दिया है, और जहाँ इंतहाई दाएँ बाजू के गिरोह की हुकूमत है जो एक ग्रेटर इसराइल के क़याम की खुले आम वकालत करते हैं, वो आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की कोई गुंजाइश नहीं करार देते कि इसकी किसी किस्म की कोई गुंजाइश है। और जनाब आगे चलकर गज़ा पर एक टेक्नोक्रेटिक गैर सियासी फ़लस्तीनी कमेटी की आर्जी अबूरी निज़ाम के तहत हुकूमत कायम की जाएगी, जो एक बोर्ड ऑफ पीस की निगरानी में काम करेगी, जिससे टोनी ब्लेयर, ट्रंप यानी बाकायदा तौर पर अमेरिका और बरतानिया इसको कंट्रोल करेंगे। और जनाब ये जो है ना, ये अमरीकी कंट्रोल की ये जो तजवीज़ इससे पहले भी आई है उससे कुछ ज़्यादा ये मुख्तलिफ नहीं है। और ये जो आगे चल कर कह रहे हैं ना कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जिसको ISF कहा जा रहा है, स्टेबलाइजेशन फोर्स है, ये भी जनाब इस बड़ा मुबहम अंदाज में इस तमाम तर चीज़ों का जिक्र है। और इस वक्त पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि जनाब इंडोनेशिया और पाकिस्तान फ़ौजियों का बड़ा हिस्सा भी वहाँ पर भेजेंगे। और ये ट्रंप की पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ़ की तारीफ़ की वजह भी यही है कि जनाब ये कहा गया है कि वहाँ पर पाकिस्तानी और इंडोनेशी अफवाज जो हैं वो जनाब जाएंगी, और ट्रंप ने इस पर पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर एतमाद में लिया है। अब ये सारी ग्रेट गेम ज़रा समझिए कि अगर इमरान खान साहब होते 2018 से 2023, और डेफिनेटली उसके बाद अगला इलेक्शन भी उन्होंने जीतना था, और वो अगर नहीं भी थे 2022 के बाद तो अब भी अगला इलेक्शन वही जीते हैं, तो अगर उनके हवाले इक़्तिदार होता पाकिस्तान का आइन और कानून के मुताबिक साफ शफाफ इलेक्शन के मुताबिक, तो क्या वो ऐसी कोई चीज़ तस्लीम करते कि पाकिस्तानी अफवाज वहाँ जाएंगी और अमरीकी समन ये जो नाम नहाद मनसूबा है इसकी वो तारीफ़ करेंगी और ये जो सारी चीज़ें। लेकिन अब ये तमाम तर चीज़ें समझ आ रही हैं कि जनाब ये क्यों की गई हैं। पाकिस्तान के अंदर भी इमरान खान साहब की हुकूमत क्यों गिराई गई, उसके बाद फिर इमरान खान साहब को इक़्तिदार में आने से क्यों रोका गया, उसके बाद ये जो सारा माहौल एक बन रहा था इमरान खान के दौर में भी, आपको याद होगा कि जब ताकतवर हल्के इस किस्म की कोशिशें कर रहे थे तो जनाब मरियम ने एक ट्वीट किया
اور بعد میں پتہ چلا کہ جناب ان ساری چیزوں کے پیچھے تو نواز شریف ہیں. وہاں سے خود جو ہے وہ اسرائیلی صحافیوں نے بتانا شروع کر دیا کہ میاں صاحب تو کتنے لمبے عرصے سے یہ کوشش کر رہے ہیں. پھر آپ عمران خان صاحب کے انٹرویو دیکھیں ملکی اور بین الاقوامی میڈیا پر، کس طرح سے انہوں نے کھل کر اسرائیل کی آزاد فلسطینی جو ایک آزاد فلسطینی ریاست ہے اس کی انہوں نے حمایت کی. کھل کر جناب انہوں نے اسرائیل کی مخالفت کی. انہوں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان اس موقف سے پیچھے ہٹے جو قائد اعظم کا موقف ہے. اب باقاعدہ طور پر اس حوالے سے تصدیق ہو گئی ہے جناب کہ عمران خان صاحب کے اوپر پاکستان کے طاقتور حلقوں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہا جائے، GHQ کہا جائے، اور براہ راست طور پر یہ بھی کہا جائے کہ جناب پاکستان کی آرمی چیف ان کی جانب سے دباؤ ڈالا گیا عمران خان صاحب کے اوپر. میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ کچھ یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ جو ثبوت رکھنے ہیں نا، یہ 3 مختلف تحریریں ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان کسی زمانے میں حامد میر صاحب کی یہ تحریریں ہیں. اور پہلی تحریر کا نام ہے اسرائیل اور بھارت سے دوستی. اس کی ہے تاریخ اشاعت 9 اکتوبر 2023، یعنی عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کے بعد اور عمران خان صاحب کو قید میں ڈالنے کے بعد، یعنی عمران خان صاحب کو قید میں ڈالنے کے بعد حامد میر صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا کہ 2019 میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے صحافیوں اور اینکرز کے ساتھ ملاقاتوں میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر بحث مباحثہ شروع کرنے کی تجویز دی تھی، لیکن عمران خان نے واضح کر دیا تھا کہ وہ قائد اعظم کی پالیسی سے انحراف نہیں کریں گے اور اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. اچھا، یہ پہلا کالم ہو گیا جناب. دوسرا کالم کا نام ہے ٹیشو پیپر. اس کی تاریخ اشاعت ہے 2 نومبر 2023، یعنی یہ بھی 2023 میں عمران خان صاحب کی 2022 کی حکومت گرانے کے بعد اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے بعد. اس میں وہ لکھتے ہیں یہ ملاقات مارچ 2019 میں ہوئی تھی. جنرل قمر جاوید باجوہ نے میرے سمیت کچھ دیگر صحافیوں کے ساتھ یہ گفتگو شروع کی کہ ہمیں اسرائیل اور بھارت کا اتحاد توڑنے کے لیے اسرائیل سے بات چیت شروع کرنی چاہیے، اور عمران خان صاحب نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا. 2 تحریریں. اچھا، اب آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 کے حوالے سے خواجہ آصف صاحب نے حامد میر کے پروگرام کے اندر یہ انکشاف کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ تو 2019 کے مڈ میں ہی اس نتیجے پر پہنچ چکی تھی کہ انہیں اب عمران خان صاحب سے جان چھڑانی ہے، اور وہ اس حوالے سے کہہ چکے تھے کہ پہلے پنجاب آپ کے حوالے کریں گے، اس کے بعد مرکز آپ کے حوالے کریں گے، اور پھر اس دوران آ جاتا ہے کووڈ اور یہ معاملہ ہو جاتا ہے لیٹ، کیونکہ عمران خان زبردست پرفارم کرتے ہیں کووڈ کے اندر اور پوری دنیا ان کی تعریف کرتی ہے. اچھا، تیسرا کالم ہے ریاست سے ایک سوال. اس کی تاریخ اشاعت ہے جناب 2 اگست 2024. یہ میں نے بڑی ڈیٹیل بڑی تفصیل آپ کے لیے نکالی ہے. یہ مزدور صافی آپ کے لیے پتہ نہیں کتنے کالم پڑھ کے اس میں سے یہ ساری چیزیں نکال کے آپ کے لیے لے کر آیا ہے. اور اس میں پھر حامد میر صاحب نے لکھا کہ 2009 میں عمران خان وزیر اعظم تھے اور انہیں کہا گیا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں. کس نے کہا؟ ڈیفینیٹلی پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستان کے طاقتور حلقوں نے، GHQ نے، آرمی چیف نے. اس وقت کے آرمی چیف کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن پالیسی کے اندر ایک تسلسل ہمیں نظر آ رہا ہے نا کہ اگر حامد میر صاحب 2019 کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی تھی اور اب بھی اگر یہی چاہ رہی ہے تو پھر ایک تسلسل ہوا نا. اچھا، انہوں نے لکھا کہ 2019 میں عمران خان وزیر اعظم تھے اور انہیں کہا گیا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں. ایک میٹنگ میں مجھے بھی مدعو کیا گیا جہاں کئی صحافی اور اینکر خان صاحب کو اسرائیل تسلیم کرنے کے مشورے دے رہے تھے، اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے میڈیا کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی اہمیت پر بحث مباحثہ بھی شروع کرنے کی تجویز دی تھی، لیکن عمران خان صاحب نے صاف انکار کر دیا. 2 نومبر 2023، 2 اگست 2023 معاف کیجیے 2 اگست 2024 اور 9 اکتوبر 2023. یعنی میں ترتیب بتاتا ہوں: 9 اکتوبر 2023، 2 نومبر 2023 اور 2 اگست 2024. اور یہ مزدور صحافی پچھلے سال تقریباً پچھلے 2 سال سے، یعنی جب عمران خان صاحب کو قید میں ڈالا گیا اس وقت، اس کے بعد بھی 3-4 ماہ بعد، اور اس کے بعد فروری 2024 کے الیکشن سے پہلے میں یہ چیزیں آپ کے سامنے گوش گزار کر چکا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کے اوپر دباؤ تھا اور اب بھی ہے. اور اس سے پہلے جو ہے وہ میاں صاحب اس حوالے سے 90 کی دہائی کے اندر کیا کچھ کر چکے. اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اجمل قادری کا خفیہ دورہ ہو، یا ٹیکسٹائل مشینری خریدنا ہو، یا وہاں سے ایسے آلات جو ہے وہ لے کر آنے ہو، ایسی ٹیکنالوجی لے کر آنی ہو جس سے وہ آرمی چیف، چیف جسٹس، کور کمانڈرز، ججز، صحافیوں کی، بیوروکریٹس کی خفیہ گفتگو جو ہے وہ ٹیپ کیا کرتے تھے. اور یہ
باقاعدہ طور پر اس کے ثبوت میں آپ کو اس کتاب میں دکھا چکا ہوں، رنگیلا وزیر اعظم نامی اس کتاب کے اندر، کہ جنگ نے اپنی جناب نومبر 1999 کی اشاعت کے اندر بھی اس بات کا انکشاف کیا کہ میاں صاحب اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ اب جناب تازہ ترین معلومات اب ہماری ایک بار پھر یہی ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو جناب عمران خان صاحب کے پاس بھیجا گیا، اور علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی یہی بات کی، جس کے جواب میں عمران خان صاحب نے مسکرا کر کہا کہ یہ سوچنا بھی نہیں، میرا پیغام یہ انہیں دے دیں، اور جس دن آپ اس قسم کا کام کریں گے گویا آپ کا وہ جو ہے وہ آپ کے انجام کا جو ہے وہ نقطہ آغاز ہوگا۔ پاکستانی عوام کو میں نے دینی ہے جناب آخری کال، اور وہ ڈیفینیٹلی آخری کال تو آئین قانون اور جمہوریت ہی کے حوالے سے ہے، لیکن اس کے میں اگر آپ یہ بھی چیزیں شامل کر دیں گے تو ڈیفینیٹلی اس جو ہے وہ اس کو بھی بیچ میں شامل کریں گے ہم اپنے ایجنڈے میں، اور کال دیں گے پاکستانی عوام کو، اور پھر آپ کو نظر آ جائے گا کہ پاکستانی عوام کسی کو بھی قائد اعظم کی جو پالیسی ہے اس سے بالکل بھی انحراف کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ اور میری طرف سے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو، آرمی چیف صاحب کو، طاقتور حلقوں کو صاف صاف یہ پیغام دے دیں کہ عمران خان صاحب جب تک موجود ہے آن مائی ڈیڈ باڈی، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا کہ پاکستان اسرائیل کو اس طرح سے قبول کر لے، بالکل اس موقف کے برخلاف جو کہ قائد اعظم کا موقف تھا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔